कई मित्रों के मैसेज प्राप्त हुए हैं, ईमेल आए हैं, वो कह रहे हैं उन पर झूठा मुकदमा हो गया है, वो क्या करें, वो जानना चाहते हैं कि अब उनके साथ क्या होगा, मतलब घबराए हुए हैं। तो यहाँ आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों झूठे मुकदमों की हवा कोर्ट के अंदर निकल जाती है। क्योंकि कोर्ट में क्या होता है ना कि कोर्ट जो है ना वो आरोपों के बेस पर नहीं चलता, कोर्ट गवाह और सबूतों के आधार पर चलता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात बाई डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि सबूत का भार, यानी सबूत का भार किसके ऊपर होता है? तो साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट के सेक्शन 1012 to 114 यानी कि 114 तक जो धाराएं हैं, यानी कि ये 14 धाराएं जो हैं, ये 14 सेक्शन जो है बात करते हैं इसकी कि सबूत का भार किसके ऊपर होगा। तो सारी धाराएं तो मैं एक छोटे से वीडियो के अंदर नहीं बता पाऊंगा, तो उनका जो सार है वो मैं यहाँ आज बताने की कोशिश करूंगा। तो एविडेंस एक्ट का 101 क्या कहता है? एविडेंस एक्ट का 101 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है न्यायालय से कि वो दिए गए तथ्यों के आधार पर कोई एक विधिक निर्णय दे उसके पक्ष में, तो यह अदालत चाहती है कि उस व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उस तरह के तथ्य एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो वो कह रहा है ऐसा कुछ हुआ है। एविडेंस एक्ट की यह सभी धाराएं यह कहती हैं कि शुरुआत से ही सबूत का भार अभियुक्त के ऊपर नहीं होता, मतलब कि जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया है उसके ऊपर सबूत का भार नहीं होता। यानी कि जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर आरोप लगाया, मान लीजिए उसने झूठा आरोप लगाया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर झूठा आरोप लगा है, तो जब वो कोर्ट में जाएगा तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को वो घटना साबित करनी होगी कि वो घटना हुई है। फिर वो घटना अगर हुई है तब आप आरोपी माने जाएंगे, और ऐसे में उस घटना में अगर वो आरोप लगाता है कि वो घटना कारित की है आपने, तो उसको इस बात के सबूत पेश करने होंगे। तो आपको अपने आप को निर्दोष साबित नहीं करना है, उस व्यक्ति को आपको पहले दोषी साबित करना होगा। अगर वो आपको दोषी साबित कर पाता है तभी आप दोषी माने जाएंगे, और तब फिर आपको मौका मिलेगा खुद को निर्दोष साबित करने का। यानी कि जब तक वो आपको दोषी साबित ना कर दे, जब तक कि वो यह साबित ना कर दे कि ऐसी कोई घटना हुई है, तब तक आपको निर्दोष खुद को साबित नहीं करना है। यानी कि पहला पक्ष उसका ही होगा जिस व्यक्ति ने आप पर आरोप लगाया है। चलिए आपको उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए एक ए है और एक बी है। ए ने यह आरोप लगाया है कि बी ने कोई अपराध किया है, तो अब यहाँ ए को यह साबित करना होगा कि कोई एक अपराध हुआ है जो कि बी ने कारित किया है। तो अगर ए जो है यह सब साबित कर पाता है तो फिर अब जिम्मेदारी बी की होगी, अगर वो साबित कर देता है तो। अगर वो साबित नहीं कर पाता तो फिर आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं, पहले तो उसे साबित करना है कि ऐसा कोई अपराध हुआ है जो बी ने किया है। अब जब वो यह सब साबित कर देता है तो फिर यह बी की जिम्मेदारी होती है कि वह उन तथ्यों को या जो उसने पेश किए है उन्हें काटे और अपने पक्ष में कोई सबूत पेश करे। यानी कि अगर किसी ने झूठा मुकदमा कर दिया है तो अब उसको झूठे सबूत भी लाने होंगे, अब उसको एक झूठी घटना भी कारित करनी होगी। वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि एक झूठ आपसे 100 झूठ 1000 झूठ बुलवाता है, तो सेम ऐसे ही है कि अगर उसने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया है तो कोर्ट में उसकी हवा निकलनी तय है। आपराधिक मामले हो या सिविल के मामले, सबूत का भार हमेशा से ही अभियोजन पक्ष पर होता है, यानी कि अभियुक्त पर यह भार नहीं होता प्राथमिक तौर पर। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सारे आरोप साबित कर दिए, घटना कारित जो है वो साबित कर दी, तो अब अभियुक्त की बारी आती है। और अगर अभियुक्त अपने तथ्यों के द्वारा न्यायालय के दिमाग में संदेह उत्पन्न करने में सफल हो जाता है तो संदेह का लाभ हमेशा से ही अभियुक्त को मिलता है, अभियोजन को नहीं। अब यहाँ हमारा क्रिकेट का नियम लागू होता है। क्रिकेट के नियम में हमेशा से संदेह का लाभ जो है वो बल्लेबाज को दिया जाता है, ना कि बॉलर को। मतलब कि आपको खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी जो है वो बाद में है, पहले तो सामने वाले की जिम्मेदारी है कि वो घटना साबित करे और दोष साबित करे। अगर वो दोषी साबित नहीं कर पाया तो आप खुद ब खुद ही निर्दोष साबित हो गए। अब देखिए वैवाहिक मामलों में क्या होता है। वैवाहिक मामलों में यह है कि वैवाहिक मामलों में जो तलाक के लिए पहले जाता है, मान लीजिए तलाक की जो अपील है वो महिला ने की है, यानी कि पत्नी ने की है, तो फिर यह पत्नी को साबित करना होगा कि वो जिन आरोपों के आधार पर तलाक चाह रही है वो उस तरह के आरोप जो है वो सही है, यानी कि यहाँ जिम्मेदारी पत्नी की होगी। ऐसे ही अगर तलाक की अपील पति दाखिल करता है तो अब यहाँ जिम्मेदारी पति की हो जाती है, यानी कि जो अर्जी दाखिल करेगा तलाक की उसी की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है कि वो यह साबित करे कि जिन जिन आधार पर वो तलाक मांग रहा है अपनी पत्नी से या अपने पति से, वह सब एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए, डाउरी जो डेथ होती है यानी कि जो दहेज हत्या होती है, उनमें क्या होता है, दहेज हत्या में जो दहेज हत्या का आरोप लगाते हैं उनको बस यह साबित करना है कि आपने दहेज की डिमांड, इस तरह की डिमांड्स की थी जिसकी वजह से वो महिला परेशान रहती थी, और उन्हें यह साबित करना है कि महिला जिस समय उस घर के अंदर मौजूद थी तो जिन जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं वो व्यक्ति उस घर के अंदर मौजूद थे उस समय। और अब ऐसे में ये है कि वो यह भी साबित करेंगे कि वो जो मृत्यु हुई है वो मानव वध के दायरे में आती है। जब वह यह घटना कारित होना साबित कर देंगे तब फिर यह जिम्मेदारी उस घर वाले, घर की मालिक वगैरह की है कि वह यह साबित करें कि वो घर के अंदर जब थे तो वहाँ क्या क्या हुआ। क्यों? क्योंकि अदालत यह कहती है कि जिस पक्ष को यह जानकारी हो, यानी कि जिस चीज़ का ज्ञान जिस पक्ष को हो, उसको साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी। यानी कि जिस घर में हत्या हुई है उस घर के ऑनर की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह यह बताए कि जिस घर में हत्या हुई है वहाँ क्या क्या हुआ, क्योंकि अदालत यह मानती है कि जिसके घर में हत्या हुई है या जिसके घर में अपराध हुआ है उसको कुछ ना कुछ जानकारी उसकी अवश्य होगी। साक्ष्य अधिनियम में ये धाराएं यह भी बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि घटना कारित, अगर सामने वाले ने यह साबित कर दिया घटना कारित हुई और अगर वो यह कहता है कि घटना कारित वक्त वो था ही नहीं, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी फिर उस व्यक्ति की है कि वह घटना के समय नहीं था। उम्मीद करता हूं अब आपको बर्डन ऑफ प्रूफ जो है समझ में आया होगा। अगर आपके सवाल हैं, कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेरे को मेल कीजिए drkaushlandube@gmail.com पर, जहां मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो नए वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।